वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो हिस्सा जहां पर हम एक बार फिर से जोड़ेंगे दर्शकों को और साथ ही अभी आपको बताएंगे वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। आपका सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ हो 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अब लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। गौतम कालिया, सीनियर वीपी एंड हेड सुपर इन्वेस्टर, विश्वजीत पराशर, ईवीपी बजाज कैपिटल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और बेहद खास चर्चा भी, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने का दिन आ गया है। सैलरी बढ़ने के दिन नज़दीक आ गए हैं। सबके अप्रेजल इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और बस अब लोगों को इंतज़ार है अपने इंक्रीमेंट का। और अब की बार तो कई रिपोर्ट्स भी बताई जा रही हैं जहां पर लोगों की अच्छी खासी इंक्रीमेंट होने की गुंजाइश और संभावना भी सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ लोगों ने लंबी लिस्ट भी तैयार कर रखी है जो इन बढ़े हुए पैसों के ज़रिए वो इस लिस्ट को पूरा करेंगे, भले ही वो खर्च की लिस्ट है या अपने कर्ज को कम करने की लिस्ट है। कुछ जागरूक अगर दर्शक हुए हमारे तो शायद निवेश को भी बढ़ाने की एक लिस्ट बना कर रखेंगे। लेकिन चलिए, बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में जो अब ज़्यादा पैसे आने वाले हैं और उसके बाद जो लगातार आपके हाथ में हर महीने बड़ी हुई सैलरी आएगी, बड़े हुए पैसे आएंगे, उसका समझदारी से आप इस्तेमाल करें। क्योंकि हमने एक लंबा दौर देखा है जहां पर कुछ हो सकता है लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे हों और ये अब एक ऐसा मौका उनके हाथ में है जिसका उनको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो ऐसे में गौतम मुझे बताएं, जिन लोगों को इंतज़ार है इस तरह के इंक्रीमेंट का और उम्मीद भी है कि अच्छे खासे हमारे पैसे अब बढ़ेंगे, उन्हें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? 2 साल हमने देखा महामारी की वजह से आर्थिक अनिश्चितता थी माहौल में, जॉब्स को लेकर भी अनसर्टिनिटी थी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, सुधर रही हैं और अच्छे के लिए सुधर रही हैं, है ना गौतम? तो अब बड़ी हुई सैलरी जो हाथ में आएगी उसको लेकर क्या करना चाहिए? पहला स्टेप आपका इन लोगों के लिए जो मैंने बताए, क्या होना चाहिए उनके लिए? काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सैलरी हाइक आने के पहले ही खर्च देते हैं, ये उम्मीद में कि पैसे और बढ़ने वाले हैं। तो मैं पहला स्टेप यही बोलूँगा कि अगर वो कर सकें, तो उनको सिर्फ़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ़ जितना इंक्रीमेंट अमाउंट है, उतना उनको करना चाहिए। ये पहला स्टेप मैं सजेस्ट करूँगा। अगर वो खर्चे पे थोड़ा अपना कंट्रोल कर पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने लिए बचा रहे हैं, फ़ायदा आप ही को होना है बाद में। तो ये पहला स्टेप बोलूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक दिक्कत पता है क्या लग रही है गौतम एंड विश्वजीत जी? महंगाई। देखिए यहाँ पर अभी तो कुछ बढ़े हुए पैसे हाथ में आए हैं और वो तो सारे के सारे खर्च हो गए क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ गया। किचन का खर्चा आप बोलिए, घर का बजट आप बोलिए, बच्चों की फीस आप बोलिए, सभी तरफ से जो है अब हमारी जेब ज़्यादा कट रही है। तो जो पॉकेट थोड़ा सा जो भारी हुआ था विश्वजीत जी, अब वो महंगाई चट कर गई, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं कविता जी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि महंगाई एकदम से लोगों के दिमाग में, क्योंकि हम मीडिया में रोज पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो आपको इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। और जो वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल है कि पहले आप सेव करें और जो बच जाए वो खर्च करें, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थंब रूल है वो ये है कि आपको जब आपकी सैलरी आती है तो जो आप अगर आपने आइडली मिनिमम 30% आपको सेव करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपको खर्च करना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ गई है तो आपको कहीं ना कहीं खर्चे कम करने हैं, ना कि अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को कम करना है। और मैं गौतम जी से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर आपके तनख्वाह बढ़ रही है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर लॉन्ग टर्म गोल है और आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है या रिटायरमेंट है, अगर आप उस गोल्स को अच्छे अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने गोल्स की तरफ पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही प्रिंसिपल अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग सैलरी बढ़ती है उसके एंटिसिपेशन में खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो एक बहुत गलत अप्रोच होती है। एसआईपी बढ़ने से बहुत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर आप देखें 10,000 रुपए, कविता जी आप 30 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो आपके बनते हैं 2 करोड़ रुपए, केवल 12% की रिटर्न मान के चल रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप हर साल 10% बढ़ाते जाएं अपनी एसआईपी को, तो आपके बन जाते हैं 30 साल बाद 3.5 करोड़ रुपए, यानी कि 1.5 करोड़ का फर्क आ जाता है अगर आप हर साल थोड़ा सा पैसा
इंक्रीज करते जाएं अपनी एसआईपी में। तो मेरी ये सलाह रहेगी आपके जो भी दर्शक आपको प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं कि आप अपनी एसआईपी इंक्रीज करें और अपने गोल्स की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझनी है, ठीक है, निवेश की राशि आपको बढ़ानी चाहिए अपनी एसआईपी की, भले ही जितना आपसे मुमकिन हो उतना बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन इस बीच जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा हो, क्रेडिट कार्ड का बकाया बहुत ज़्यादा अभी तक उनका नहीं चुकाया हुआ हो, क्या हमें ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि अपने ऊपर जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपने कर्ज ले रखा है, उसको हम चुका दें? गौतम, क्या ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, प्राथमिकता की जो हमारी सूची होगी, क्या उसमें पहले नंबर पर आना चाहिए? एकदम, आपने एकदम सही बोला। मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं कि लोग अभी भी ऐसे कर रहे होंगे, मगर आपने एकदम सही बोला कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का उधार पड़ा है, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कार्ड का उधार चुका देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे उधार लेना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगता है। जो अगर आपको पुरानी हिंदी पिक्चरें याद है, जब आप उधार लेते थे तो जिसे उधार लेते थे वो विलन रहता था, तो आप ये मान के चलिए कि वो क्रेडिट कार्ड का उधार बस वही वैसे ही कोई आदमी है पीछे जो आपको दे रहा है। तो सबसे पहले तो वो आप बंद करिए। दूसरा, अगर पर्सनल लोन को कम कर सकते हैं तो करिए। रेट पर्सनल लोन के आजकल कम है, मगर फिर भी पर्सनल लोन में रेट ज्यादा ही होता है। तो अगर आप वो कम कर सकते हैं तो उसमें भी आप कम कर दीजिए। ये मैं मानता हूं कि ये दोनों पहले आप कम करिए, फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप खर्च सकते हैं, या अगर म्यूचुअल फंड में सिप बढ़ा सकते हैं तो आप करिए। मगर आपने सही बोला, पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके बाद विश्वजीत जी, अब हमारे हाथ में थोड़े पैसे भी आए हैं। देखिए, 2 साल तो हमने घूमना फिरना कुछ किया नहीं, कुछ खास खरीदारी भी की नहीं, जितना भी किया ऑनलाइन किया, लेकिन अब बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर खाना खाना है, बाहर घूमना है, पिक्चरें देखनी है, लोगों को गिफ्ट देने हैं, लोगों से गिफ्ट लेने हैं। अब ये सब भी तो आएगा ना हमारी लिस्ट में। अब बढ़ी हुई सैलरी को कुछ समय तो एंजॉय करना चाहेंगे ना। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रिंसिपल कविता जी यही होता है कि आपको अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी है, और अगर आपके गोल्स जो आपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप, मैंने जैसे पहले बोला, अगर आपको लगता है कि आपके जो गोल्स हैं वो इजीली अचीवेबल है और आप उसके लिए सेविंग अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है आप उसको जरूर इंजॉय करिए। लेकिन उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्या जरूरी है कि बिल्कुल 5 स्टार में जाना है, और क्या जरूरी है कि क्या आपको बहुत महंगी वाली शॉपिंग करनी है, क्या उसमें भी आपको बेस्ट डील्स ढूंढ सकते हैं या सेल में खरीद सकते हैं। तो हर तरीके से अगर आप चाहें तो पैसा बचाया जा सकता है, और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। ये तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, तो एहतियात बरतें जो भी आपका बाहर घूमने फिरने का प्लान है। लेकिन मुख्य तौर पे जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो गेस्ट भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि भले ही आपके हाथ में कुछ ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, अपनी प्राथमिकता की सूची बनाइए, जहाँ पे सबसे पहले तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ये आपको तुरंत प्रभाव से करना है, भले ही वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हो, आपने किसी भी तरह का कर्ज अपने ऊपर ले रखा है, सबसे पहले तो उससे आपको छुटकारा पाना है। उसके बाद आपको देखना है कि ज़रूरत की चीज़ें कौन सी थी जो आप पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से आप करें। जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जिन खर्चों के बगैर आपका गुजारा नहीं है, उन्हें पूरा करें। और बिल्कुल ही आपको अपने निवेश की राशि बढ़ानी है। और अगर आपने अपने लिए इंश्योरेंस नहीं लिया है तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बढ़ी हुई सैलरी में वो तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे ना कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का पर्याप्त कवर नहीं है, वो तुरंत प्रभाव से ये काम कर दे। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट और आपकी बढ़ी हुई सैलरी की कोई हो नहीं सकती। और फिर पैसे बचे, जो कि मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल बचाएं, अपनी एसआईपी की राशि जरूर बढ़ा दीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और हमारे दर्शक फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो गौतम से सवाल पूछना चाहते हैं। अजय जैन। अजय जी नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं राजस्थान में अजमेर से, विजयनगर से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बताएं। मैडम मैंने अपने आपको म्यूचुअल फंड भेजे थे, मेरे को 40 साल की एज के अंदर, अभी मेरी एज है 29 ईयर, मुझे 40 साल की एज के अंदर मेरे को 50 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से गौतम के पास आपका पूरा पोर्टफोलियो है और बाकी जानकारी हम स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं। गौतम बताएं, इनके लिए आप क्या रिकमेंडेशन देंगे? तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है अभी, वो फंड्स अच्छे हैं, उनमें आपके जो सिप चल रहे हैं उनमें आप कंटिन्यू रखें सिप। आपका अभी के लिए जो सिप चल रहा है 20,000 रुपए का, वो 20,000 से आपका 50 लाख का टारगेट 40 की उम्र तक
अगर मार्केट ने 12% साल का दिया रिटर्न तो आपका नहीं होगा टारगेट अचीव। आपको वो सिप का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 20,000 की जगह 31,500 करना पड़ेगा, फिर 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका 50 बन सकता है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट 5,000 और बचाने की कोशिश करिए। 5,000 और करेंगे तो आपका एटलीस्ट 12% पे 40 साल की उम्र तक आपका 40 लाख बन जाएगा 50 लाख की जगह। और वो जो आप 5,000 सोच रहे डालने का, वो आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में सिप कर सकते हैं, एक नया फ्रेश। यहाँ पर फंड्स में बदलाव की कोई सलाह? फंड्स इनके अच्छे लगे, इनका जो एलोकेशन है वो भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ये सलाह दी है कि HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए और ये डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में डालेंगे तो इनका एलोकेशन परसेंटेज भी फिर ठीक हो जाएगा। अजय जैन जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप गौतम को? मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरा फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक में ऑलरेडी है, तो मैं लार्ज कैप में बढ़ाऊं अपना इन्वेस्टमेंट या फ्लेक्सी कैप में बढ़ाऊं? तो आपका लार्ज कैप में ऑलरेडी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी है, जिसमें आपका 25% का एलोकेशन है। आपके 20,000 में से 5,000 आपके वहां पे जा रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको स्मॉल मिड कैप का एक्सपोजर और मिलेगा। पराग पारिक में आपका सिर्फ 2,500 जा रहा है महीने का, मतलब 13% का ही आपका एलोकेशन जा रहा है। तो वहां पे आप बढ़ा सकते हैं 5,000 से। फ्लेक्सी कैप का एक और एडवांटेज यही है कि वो थोड़ा सा और रिस्क लेके आपकी रिटर्न की संभावना बढ़ा सकता है, और वो चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम 12% पे अभी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। शायद आपका 13, 14, 15% अगर आ गया पोर्टफोलियो में रिटर्न, तो आपका शायद 50 लाख हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बदलाव समझ में आ गए हो और निवेश बढ़ाने की जो रणनीति बताई गई है उस पर आप अमल करें। अजय जैन जी, साहिल वर्मा का सवाल मैं लूंगी अब, जो कि विश्वजीत जी से सवाल पूछेंगे अपना। साहिल, गुड इवनिंग, बताएं क्या लक्ष्य हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के जो आपने बनाया है? गुड इवनिंग मैडम जी। मैडम हमने अभी लास्ट मंथ से हमने 35,000 का SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अच्छा। और आगे चल के हमारी बच्ची है, उसकी शादी भी करनी है, उसके एजुकेशन को लेके भी पैसे की जरूरत है, और आगे अपने रिटायरमेंट का भी प्लान सब कुछ लेकर चल रहे हैं मैडम। तो अभी जैसे हमारा हो जाएगा सर 5 करोड़ में? सॉरी, 5 करोड़ में सब हो जाएगा? नहीं, 5 करोड़ में सब कुछ तो नहीं हो जाएगा मैडम, लेकिन आगे और भी कुछ दूसरे जगह पे अभी हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो हमने SIP के थ्रू सिर्फ हमने 35,000 रुपीज का पर मंथ का ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारा ये बताएं आपने क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है आप? जी बोलिए। जी, तो ये 35,000 रुपए से जो हमने स्टार्ट किया है, तो इसके थ्रू क्या हमारा अचीवमेंट 15 साल में जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे हम, या इसमें कुछ सही करने का, मतलब चेंज करने का भी कुछ ये आप लोग की तरफ से एडवाइस मिलेगा? चलिए, बिल्कुल यही बताएंगे आपको, इसीलिए आपने सवाल भी भेजा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि फंड का जो चुनाव, और हमने मैडम जो फंड का चुनाव किया है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? चलिए, विश्वजीत जी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को सोच रखा है, क्वांटिफाई भी किया और एक अमाउंट भी सोच रखी है। जो लक्ष्य उन्होंने बताया 5 करोड़, वो एक अच्छा खासा लक्ष्य है और 15 साल में ये पूरा करना चाहते हैं। तो 35,000 रुपए मेरे ख्याल से थोड़ा कम पड़ेगा। अगर हम 12% की रिटर्न भी लेके चले तो कम से कम 1 लाख रुपए की सिप आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। रिटर्न ज्यादा भी आ सकती है, बट 12% को अगर लेके चले तो 1 लाख रुपए का आपको म्यूचुअल फंड सिप स्टार्ट करना पड़ेगा। 35,000 उसका पार्ट ही होगा। जहां तक कि आपने अपने फंड के चुनाव की बात करी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन इसमें और बढ़ाया जा सकता है, और अक्रॉस कैटेगरीज हम इसको निवेश कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मिसिंग है, तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश किया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड का भी स्कोप है यहाँ पे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छा सुझाव है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है शायद। और मिड कैप फंड कैटेगरी मिसिंग है इसमें, तो PGIM मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, और एक वैल्यू फंड भी ले सकते हैं जिसमें IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके
अपना निवेश बढ़ा भी सकते हैं और डाइवर्सिफाई अक्रॉस एएमसीज और अक्रॉस सेक्टर्स करेंगे तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा और ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। साहिल वर्मा कुछ पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी को? PGIM इंडिया का 2 हमारे पास फंड है जिसमें कि हमने इन्वेस्ट करके रखा है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी जी, तो आप अभी नए जो PGIM मिड कैप फंड है वो काफी अच्छा फंड है, आप उसमें बने रह सकते हैं। और PGIM फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप फ्लेक्सी कैप में कुछ और ऐड करना चाहें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे करने पड़ेंगे, बट मैंने इसलिए सुझाव दिया आपको क्योंकि एक एएमसीज में ज्यादा निवेश ना हो तो डाइवर्सिफाई करने की सुझाव दिया जा रहा है। चलिए, बाकी तमाम डिटेल्स अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के YouTube पे जाइएगा, शो वहाँ पे अपलोड होता है और फंड के नाम और सलाह अगर आपको फिर से सुननी हो तो आप वहाँ पर भी जाकर सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल अपना सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे शो में और रुक करेंगे निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, क्या होगी निवेश को लेकर सीख या गुरु मंत्र जो आप दर्शकों को देंगे? तो आज का नया गुरु मंत्र ये है कि बिना एडवाइजर के निवेश आपके धन के सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए, और एडवाइज़र तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप शुरुआती सलाह भी लेना चाहते हैं, निवेश शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर भी भरोसा कर सकते हैं। अपने सवाल हम तक भी पहुंचा सकते हैं, जहां पर तमाम हमारे एक्सपर्ट्स तो बैठते ही हैं जो आपका पोर्टफोलियो संभालते हैं और आपको आगे मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप फीस दीजिए और एक फाइनेंशियल प्लानर तो आपके पास होना ही चाहिए। विश्वजीत जी, आपका गुरु मंत्र? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में आजकल बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको मार्केट में कब एंटर करना है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने लंबे समय तक मार्केट में निवेशित रहते हैं। जितना लंबे समय तक रहेंगे इक्विटी मार्केट में उतने अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टाइम यू एंटर द मार्केट, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। चलिए, मेरे ख्याल से मौजूदा बाजार की चाल को देखते हुए ये सीख काफ़ी काम की है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक जिन्हें हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कॉल में मिल नहीं पा रहे हैं, प्रशांत नाटे साहब। इनके पास 5 अलग अलग फंड है, 15,000 की लगभग इनके पास SIP जारी है। और विश्वजीत जी, फंड्स मेरे ख्याल से आपके पास हैं, फंड्स के नाम बताएं इनको अब किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए। कि कह रहे हैं कि इनको 2,000 से अपनी SIP और बढ़ानी भी है, तो अब किस तरह से ये आगे बढ़ें, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है इन्होंने उसके बारे में कुछ खास जानकारी हमें नहीं दी है। लेकिन मेरे ख्याल से इनके पास AMCs की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। मैं देख सकती हूँ एक्सिस के लगभग इनके पास 3 फंड्स हैं। तो इन तमाम पैरामीटर्स पर आप थोड़ी समझाइश दे दें। बिल्कुल कविता जी, आपने आंसर दे ही दिया है कि सबसे पहला सुझाव तो यही रहेगा कि किसी भी पर्टिकुलर एक AMC, चाहे वो कितनी भी अच्छी है, एक्सिस एक बहुत अच्छी AMC है मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक इंडिविजुअल AMC के ऊपर अपना ज्यादा फोकस ना करें और उसको डाइवर्सिफाई करें। तो मेरी सुझाव यही रहेगा कि ये भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अभी बताया भी जा रहा था कि एक्सिस में भी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड काफी अच्छा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि एक अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड का मैंने उन्हें चुनाव करने का मौका दिया है, तो उसमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। जहां तक कि मिड कैप की बात है तो मिराई एसेट मिड कैप फंड ले सकते हैं या फिर PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो मिड कैप में भी दोनों में से किसी एक स्कीम में ये चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा वैल्यू स्टाइल फंड, जिसमें कि IDFC वैल्यू स्टर्लिंग फंड को मैं सुझाव दूंगा। ऐसे करके ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा और किसी एक AMC की तरफ रुझान नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से रिस्क भी उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा कम हो जाएगा।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रशांत नाटे जी आपकी सलाह माने और बदलाव उसी के मुताबिक करें अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन इसी के साथ गौतम आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है और आने वाले इंक्रीमेंट पर उनको सलाह भी दी है। थैंक यू सो मच शो का हिस्सा होने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी आज के शो के लिए इजाज़त दें, लेकिन आपके सवाल हम तक पहुँचते रहने चाहिए, क्योंकि आप सवाल नहीं भेजेंगे तो हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करवाएंगे। एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं, लिखित रूप में सवाल पहुँचा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो शूट कर सकते हैं और वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं इस नंबर पर, और हम आपका जो सवाल है, जो आपकी वीडियो है, वो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर सलाह। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।